नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित अफसर अभिषेक प्रकाश के निलंबन की, उनके कारनामों की, रोज खुल रही कहानियों की और उनके ऊपर कस रहे कानूनी शिकंजे की। भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक प्रकाश निलंबित हैं और उनका कैरियर भी लगभग तबाह हो चुका है, बर्बादी की ओर है। सरकार के निर्देश उनके खिलाफ अब विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है, यानी कि दिन ब दिन उनके ऊपर कानूनी शिकंजा अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। विजिलेंस जांच में अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों और निवेश से जुड़ी जानकारियां जुटाई जानी शुरू हो गई हैं। विजिलेंस विभाग उनके आय व्यय का ब्यौरा भी जुटाएगा और बहुत जल्दी उनको नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाएगा। जो सबको आंख दिखाता था, जो खाता भी था और गुर्राता भी था, अब उसकी ना तो वो गुर्राहट बची है और वो खाने की प्रवृत्ति अब उनको सलाखों के पीछे तक ले जा सकती है। अभिषेक प्रकाश के मामले में एक और बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि बलिया में पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त द्वारा उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की गई थी, जिसमें कई तथ्य दिए गए थे। इन शिकायतों को नियुक्ति विभाग में सालों से दबा कर रखा गया था। अब सांसद के उस पत्र का जो संपत्तियां हैं उसमें जिन सब की जांच धीरे धीरे खुलेगी, शुरू होने वाली है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जितनी एफआईआर है उसमें अभिषेक प्रकाश का नाम नहीं खुला है, लेकिन कोर्ट के सामने जांच एजेंसी को सील कंपनी से घूस मांगने वाले अफसर का नाम खोलना पड़ेगा और वो लिखकर देना पड़ेगा। इसी इंतजार में केंद्रीय एजेंसी खास तौर से ईडी की कार्रवाई रुकी हुई है। जैसे ही ये तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ ईडी की भी जांच शुरू हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ इन सब जांचों के इतर एक एसआईटी जांच भी होगी। डीजीपी हेडक्वार्टर से उसके आदेश हो गए हैं। बाराबंकी में एडिशनल एसपी हैं, उनको एसआईटी का मुखिया बनाया गया है और वो भी अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों, कारनामों की जांच करेंगे। तो चारों तरफ से अब शिकंजा कस रहा है, चाहे सरोजनी नगर तहसील में जमीनों के मुआवजे का मामला हो, चाहे अंसल में 2 घरों के प्लाट जोड़कर मामला हो, चाहे जिन जिन जिलों में डीएम रहे हैं। लखीमपुर खीरी में तो ये चर्चा रही कि अभिषेक प्रकाश ने 50-50 एकड़ के वहाँ पर 3 फार्म हाउस लिए थे। बाद में ये चर्चा आई कि उसमें से 2 फार्म हाउस बेच दिए गए, तीसरा फार्म हाउस किसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सब तमाम सारी जांचों में चीज़ें जब साक्ष्य मिलेंगे मौके पर तो सबके सामने खुलकर आएंगी। लेकिन डीएम और एलडीए बीसी रहते जो कारनामे उन्होंने लखनऊ में किए हैं, उनका तो छाप आज तक मौजूद है। उसके इतिहास को वो मिटा नहीं पाएंगे, वही उनके लिए काल बनेगा। 2006 बैच का यह आईएएस अफसर अपने गद्दी, अपनी ताकत, अपने पद के नशे में इतना चूर हो गया था कि उसने लोगों को रौंदना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे यही वजह है कि उसके पाप का घड़ा भर गया। वो जहां भी रहा भ्रष्टाचार से वो दूर नहीं रह पाया। औद्योगिक विकास का सचिव और इन्वेस्ट यूपी का सीईओ होकर योगी सरकार की नाक के नीचे अभिषेक प्रकाश ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसने पूरे देश में बड़ी बदनामी कराई है। एक आईएएस अफसर कितने घोटाले कर सकता है, कितना पैसा कमा सकता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका विलासितापूर्ण और लग्जरी जीवन शैली आज अभिषेक प्रकाश को कहां से कहां लेकर आ गई, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके ऊपर ताकत का, पैसे का नशा था। वो अपने वरिष्ठ अफसरों को भी शासन में सम्मान नहीं देते थे, उनके साथ भी पीठ पीछे भी उनके लिए
अनाप शनाप बोलते थे। आज उनकी इसी शैली की वजह से उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। आम जनमानस में खाने और गुर्राने की उनकी शैली ने उन्हें बर्बाद कर दिया, वहां भी उनका कोई साथी बचा नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जितने अधिकारी हैं वो अभिषेक प्रकाश से सबक ले सकते हैं, और जो सबक नहीं लेंगे तो फिर वो सीबीसीआईडी भी झेलें, विजिलेंस भी झेलें, ईडी भी झेलें, इनकम टैक्स भी झेलें, एसआईटी भी झेलेंगे, बच नहीं पाएंगे कहीं से। अब एक और खबर जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी है, लेकिन यह खबर सीनियर आईएएस अफसरों के रिटायरमेंट और प्रमोशन से जुड़ी है। जो अप्रैल का ये महीना शुरू हुआ है, ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। खासतौर से वो सीनियर आईएएस अफसर जो एसीएस लेवल में हैं, क्योंकि इस महीने उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग रिटायर हो रही हैं। वो 1989 बैच की आईएएस अफसर हैं और 30 अप्रैल को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगी। उनके रिटायरमेंट के बाद यूपी में अगला कृषि उत्पादन आयुक्त कौन बनेगा, इसको लेकर काफ़ी कयास चल रहे हैं। वैसे वो 1989 बैच की आईएएस हैं और 1989 बैच में अभी 2 अफसर यूपी में बचे हुए हैं। एक हैं अनिल कुमार जो इस समय राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं, दूसरे हैं एसपी गोयल जो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव हैं। ये दोनों लोग 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं, मोनिका गर्ग के ही बैचमेट हैं। लेकिन अनिल कुमार की नौकरी अभी 26 तक है और एसपी गोयल की नौकरी 2027 तक है। अनिल कुमार चूंकि राजस्व परिषद में जा चुके हैं, वहाँ चेयरमैन हैं, तो वो दोबारा शासन में आएंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही वो इसके इच्छुक हैं। अब दूसरा नंबर आता है मुख्यमंत्री के एसीएस एसपी गोयल का। वो पंचम तल में है, पिछले 8 साल से हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद हैं। वो जानते हैं कि एपीसी का जो पद है अब वो खाली एक सेरेमोनियल पद की तरह हो गया है। वहाँ पर सुपरविजन का सिस्टम है, कोई अगर आपके पास विभाग नहीं है तो कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है, क्योंकि सब विभागों में प्रमुख सचिव बैठे हैं। कहने को एपीसी के अंडर में 18 विभाग आते हैं, लेकिन सबके अपने अपने प्रमुख सचिव हैं। अब जब 1989 बैच का कोई अफसर एपीसी नहीं बनेगा तो 1990 बैच से सिर्फ 2 अफसर हैं, दीपक कुमार और हिमांशु कुमार। ये दोनों में से कोई एक अगला एपीसी बनेगा, क्योंकि हिमांशु कुमार की जो नौकरी है वो ज़्यादा नहीं बची है, वो मात्र 6 महीने बचेगी उनकी नौकरी। आप देखेंगे तो अक्टूबर में उनका इसी साल रिटायरमेंट है। हो सकता है कि सरकार उनको 6 महीने के लिए एपीसी बना दे, क्योंकि दीपक कुमार के पास अभी अगले साल अक्टूबर 2026 तक का वक्त है। उनके पास 1.5 साल है, हिमांशु कुमार के पास 6 महीना है। तो सरकार ये चाहेगी कि हिमांशु कुमार चूंकि ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उसी के साथ साथ उनको एपीसी वो बना सकती है, जिससे कि वो अक्टूबर में एक बड़े पद से रिटायर हो जाएं। जब वो रिटायर होंगे अक्टूबर में, तब दीपक कुमार के पास ये अवसर रहेगा कि वो एपीसी का चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिर एक लंबा 1 साल का समय बचता है 2026 तक का। तो ये बहुत साफ है कि हिमांशु कुमार उत्तर प्रदेश के अगले कृषि उत्पादन आयुक्त बनाए जा सकते हैं, और इस पद पर उनका दावा इस समय सबसे मजबूत है, वही अगले एपीसी उत्तर प्रदेश के होंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि जिनके नाम बहुत हैं उनके दर्शन बहुत छोटे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों के लिए सरकार हर बार कई हजार करोड़ रुपया बजट देती है। सबसे बड़ा बजट वाला विभाग पीडब्ल्यूडी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप हर साल सुनते होंगे कि पैसा लैप्स हो गया, खर्चा नहीं कर पाए, आज इतना 1000 करोड़ सरेंडर हो गया। अफसरों की ये नाकामी को दर्शाता है। एक ज़माना था, हम लोग बचपन में नेता भाषण देते थे मंचों से कि हम
उत्तर प्रदेश की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से समझदार बन गए, लेकिन सड़कों पर गालों पर जो गड्ढे थे वो हर साल आते रहे। उस दाग को सरकारें मिटाने की कोशिश करती रहीं और उसी में घोटाले होते रहे, ठेकेदार और अफसर मालामाल होते रहे, लेकिन गाल की तरह सड़कें चिकनी आज तक नहीं हो पाई। इस साल भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही खेल हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग अपना पूरा बजट नहीं खर्च कर पाया है और अधिकारियों की तमाम बाजीगरी भी फेल हो गई है। खासतौर से अजय चौहान जो उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनकी पूरी फुल फ्लैज कार्यकाल में 6,500 करोड़ रुपए का बजट इस साल लैप्स हुआ है। यानी कि वो सरकारी खजाने में वापस चला गया, खर्चे नहीं कर पाए, सड़कें नहीं बन पाई, वो पैसा सरेंडर करना पड़ा। अजय चौहान उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रमुख सचिव के रूप में ख्याति अर्जित कर रहे हैं जो विधायकों को देखकर डरते हैं, कार्यालय में नहीं बैठते हैं, छुप छुप कर उन्होंने कई कार्यालय बना रखे हैं। कभी वो पीडब्ल्यूडी में जाके बैठ जाते हैं, कभी वो जाके उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम में बैठ जाते हैं और कभी वो सेतु निगम में बैठ जाते हैं। शासन में प्रमुख सचिव के तौर पर जो उनका कमरा है वहाँ वो बहुत कम बैठते हैं, क्योंकि विधायक चिट्ठी लेकर आ जाएंगे, वो परेशान होंगे। उनको लगता है कि विधायकों से ना मिलना पड़े, काम ना करना पड़े, इसलिए यहाँ से खिसके रहो। इस साल सरकार ने प्रदेश की सड़कों को चमकाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 30,500 करोड़ रुपए का बजट दिया था, लेकिन अजय चौहान के नेतृत्व में मात्र 24,000 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया है। यानी कि 6,500 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें, ये तो रिकॉर्डेड बात है, बिना रिकॉर्ड में ये मामला ज़्यादा का है, लेकिन इन लोगों ने मुख्यमंत्री की डांट से बचने के लिए, खुश करने के लिए 6,500 करोड़ का खेल कर दिया, जबकि ये मामला 12,000 करोड़ तक के लैप्स का बन सकता था। सरकार के इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग में बार बार बजट का सरेंडर होना ये बेहद शर्मनाक है। पिछले साल भी 9,000 करोड़ रुपए के लगभग बजट सरेंडर किया गया था। पूरे साल वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं होती, सड़कें पास नहीं की जाती। जब मार्च का महीना आता है तो अंधाधुंध वित्तीय स्वीकृतियां होती हैं, टेंडर पहले से लगाए रहते हैं। जहां पर काम 30% हुआ है वहां 50% की रिपोर्ट जिलों से भेजकर बजट की खपत को बढ़ाया गया है। अजय चौहान पिछले कई सालों से पीडब्ल्यूडी विभाग में हैं और वो जिस तरह से इस विभाग को चला रहे हैं वो विधायकों से कोई पूछ ले तो सबको पता चल जाएगा। पैसा जानबूझकर खर्च नहीं किया जाता या मार्च के लिए बचा के रखा जाता है, ये एक बड़ी रहस्यमयी बात है। और एक आपको बात बता दूं, गोंडा जिले में अफसरों पे कार्रवाई हो गई। बलिया से मंत्री दयाशंकर चिट्ठी लिखते थक गए, उनकी सड़कें पास नहीं हुई, लेकिन प्रमुख सचिव साहब ने बसपा के एक अपने मित्र विधायक की सारी सड़कें पास कर दी। तो ये जो अपने चहेतों पर उनका प्रेम है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और दयाशंकर मिनिस्टर हैं अपनी ही सरकार में, वो उनके जिले की राज्य सड़क निधि की तमाम सारी सड़कें पास नहीं हुई, लेकिन विपक्ष के एक विधायक पर प्रमुख सचिव साहब काफ़ी मेहरबान हैं, इसीलिए वो सरकार के चहेते अफसरों में गिने जा रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ भेदभाव करके भी वो निश्चिंत हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने जो आंकड़ा दिया है उससे सरकार खुश होगी। यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग में इस बार जो बाजीगरी हुई है उस पर अगर कोई गंभीरता से जांच करेगा तो सारी चीज़ समझ में आएगी। अफसर बाजीगरी के लिए नहीं बैठाए गए हैं, वो इसलिए बैठाए गए हैं कि जो आपको काम मिला है उसको आप ईमानदारी से पूरे मन से करिए। लेकिन आप दुर्भाग्य इस प्रदेश में कि सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर, गड्ढा भरने के नाम पर
जिस तरह से बजटों का गोलमोल होता है और उसमें जांच होती है और उसमें जाकर एई जेई और एक्शन निपटा दिए जाते हैं। अधिकारी जो प्रमुख सचिव लेवल पर बैठे हैं उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। अजय चौहान इन दिनों सरकार के बहुत चहेते अफसरों में से हैं, लिहाजा चाहे जितना बजट लैप्स हो जाए, चाहे जितनी बाजीगरी हो जाए, उनसे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जो लोग सियासत में हैं, जो विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, उनको अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ता है। गलती अधिकारी करते हैं, भोगना राजनीतिक लोगों को पड़ता है। अब आपको एक बहुत रोचक और आपको दिलचस्प खबर बताऊंगा जो थोड़ा चमत्कारिक भी है। आप जानते हैं कि लखनऊ के पूर्व डीएम रहे अभिषेक प्रकाश घूसखोरी के मामले में सस्पेंड हो गए हैं, निलंबित हैं। लेकिन अभिषेक प्रकाश के निलंबन से भाजपा के एक बड़े नेता की इन दिनों नींद उड़ गई है, क्योंकि मामला जमीनों के मुआवजे से जुड़ा है। भटगांव में सरोजनी नगर तहसील में जहां डिफेंस कॉरिडोर बना है, वहां पर जमीनों को जब अधिग्रहण किया गया तो भाजपा के एक नेता ने काफ़ी सारी ज़मीनें पहले से खरीद ली और बहुत कई करोड़ का मुआवजा वो डकार गए। अब ये जैसे जैसे आग लग रही है वैसे वैसे उनको बेचैनी बढ़ रही है। भाजपा के वो एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान। रामचंद्र प्रधान का दावा है कि वो इतने चमत्कारिक पुरुष हैं कि वो जिस चीज़ को छू लेते हैं वो सोना बन जाती है, यानी कि वो पारस पत्थर की तरह हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में कई कहानियाँ चलती हैं, हम लोगों ने भी सुना है कि पारस एक ऐसा पत्थर है जिस चीज़ में छुआ दो, लोहे में छुआ दो, सोना बन जाता है। उसमें बड़ा चमत्कारिक गुण होता है। तो ऐसा ही भ्रम भाजपा के एक एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान को भी हो गया है। वो जिस चीज़ को छूते हैं बताते हैं कि वो सोना हो जाती है। हालांकि इसी आधार पर उन्होंने अपने कई प्रतिष्ठानों, होटलों और घर का नाम भी पारस रख दिया है। बहुत सारे लोग उनके होटल पारस इन के बारे में जानते हैं जो इंदिरा नगर में बना हुआ है, और वहीं पर उन्होंने एक चौराहे का नाम भी पारस चौराहा कर दिया है। सरोजनी नगर तहसील में जब डिफेंस कॉरिडोर के लिए ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही थी, उस समय पर भाजपा एमएलसी रामचंद्र प्रधान ने कई सारी ज़मीनें वहां पट्टे की पहले से अपने नाम करा ली थी, खरीद ली थी, और उसके बाद जब मुआवजा बटा तो वो उसके सबसे बड़े लाभार्थी निकले। इतना ही नहीं, अभिलेखों के अनुसार रामचंद्र प्रधान और उनके परिवार में करीब 12 करोड़ रुपया मुआवजा उठाया गया है। ये मुआवजा उन ज़मीनों का है जो पहले बहुत सस्ती दरों पर प्रधान जी ने खरीदी थी, और उसके कुछ महीने बाद ही जब यूपीडान में वो ज़मीनें खरीदी तो वो ज़मीनें कई करोड़ की हो गई। तो इसलिए प्रधान जी को बहुत भाग्यशाली माना जाता है कि वो जहाँ पैसा लगा देते हैं, जिस ज़मीन को छू लेते हैं, वो सोना उगलने लगती है। अब तो तमाम व्यापारी प्रदेश के प्रधान जी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि उनसे हमारी दोस्ती हो जाए तो हमारा भी कुछ पैसा लग जाए तो हम भी करोड़पति अरबपति हो जाएं। जितेंद्र सिंह रामचंद्र प्रधान का काफ़ी खास आदमी था। चूँकि वो अभिषेक प्रकाश का भी खास था तो सब कड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई थी। प्रधान जी के पास इंदिरा नगर में पारस होटल है, उसका नाम आप जान ही रहे हैं, और उस पर सीलिंग भी हुई है, सीज और ध्वस्तीकरण का आदेश भी है। लेकिन चूंकि वो एमएलसी हैं बीजेपी के, उनका दबाव है, इसलिए ना तो एलडीए जाता है ना तो कोई कार्रवाई होती है। तो सरकार में पट्टे की ज़मीनों के आवंटन में जो जांच की लपटें अभिषेक प्रकाश, एसडीएम और कानूनगो तमाम लोगों पर आ रही है, उसमें एक बहुत खास मुआवजा उठाने वाले रामचंद्र प्रधान भी हैं। अब कौन कौन किसके रडार पर है जांच एजेंसियों को, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये अभिलेखों में बहुत साफ लिखा है। रामचंद्र प्रधान को देखा जाए तो वाकई में वो लकी आदमी तो हैं। बसपा में रहे, वहाँ बाबू सिंह के बहुत करीबी रहे,
बाबू सिंह नंबर 2 रहे मायावती के सरकार में। फिर वो राज्य मंत्री का दर्जा पाए, पीसीएफ के चेयरमैन बने रामचंद्र प्रधान। फिर उन्होंने बसपा जब छोड़ी तो भाजपा में आए। भाजपा में भी लंबे समय तक रहने के बाद देखिए वो फिर एमएलसी बन गए। तो कोई आदमी सियासत में अलग अलग दलों में और बार बार महत्वपूर्ण पद और सदन में पहुंच रहा है तो उसके अंदर चमत्कारिक क्षमता तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात भाजपा के बहुत सारे नेताओं को पता नहीं है कि कस्तूरी तो मेरे मन में ही बैठी हुई है और हम उसको बन बन में ढूंढ रहे हैं। अगर वो जान जाते कि रामचंद्र प्रधान इतने क्षमतावान और चमत्कारिक व्यक्ति हैं तो कुछ लोग उन्हीं की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार हो जाते, वो भी कुछ उच्च पदों पर पहुंच जाते। अभी तो ये जांच राजस्व परिषद के चेयरमैन की नए सिरे से शुरू हो सकती है। डिफेंस कॉरिडोर के मामले में नई एफआईआर भी लिखी जा सकती है। मुआवजा उठाने वालों पर नए सिरे से कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं और चाहे वो सत्ताधारी दल में बैठे हों चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आज अदम गोंडवी साहब की रचनाएं बड़ी प्रासंगिक हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक लोगों पर, नेताओं पर, ज़मीनों के कारोबार करने वालों पर, प्रेमियों पर। तो सुनिएगा कि जितने अनपढ़ गवार थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और फौरन खजूर छाप के परवान चढ़ गई जो भी ज़मीन खाली पड़ी थी कछार में। और बंजर ज़मीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, ये रोटी का टुकड़ा है मियादी बुखार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दे तो समझो कि कोई गरीब फंसा है आज फिर शिकार में। नमस्कार।